गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KVM स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आज हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है हम लोग इसको समझते हैं। हमारे घर में जो सप्लाई आता, पावर सप्लाई, वो मेंस से आता है। हमारे शहर में कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन कोड होता है जिसको मेंस कहते हैं। वहाँ से जो वायरिंग होके आई होती है उसको या तो ओवरहेड केबल के ज़रिए या अंडरग्राउंड केबल के ज़रिए। आप लोग खेतों में देखे होंगे बड़े बड़े पोल्स पर तार आए रहते हैं, उससे फिर ट्रांसफार्मर में कनेक्ट रहता, फिर ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक आता, वो भी केबल के मदद से आता। तो ओवरहेड केबल की मदद से आ सकता है या अंडरग्राउंड केबल की मदद से आ सकता है। हमारे घर में जो वोल्टेज प्रोवाइड कराई जाती है कंपनियों द्वारा, यानी जो इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं जो हमारे घर में बिजली प्रोवाइड कराती है, वो वोल्टेज 220 वोल्ट का होता है जिसको डोमेस्टिक वोल्टेज कहते हैं, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होता है। फिर जो हमारे घर में वायर इस्तेमाल करे जाते हैं, लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है, अर्थ वायर होता है। इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। ये देखिए फिगर है, ये जो रेड कलर से वायर बनाई गई है इसको हम लोग लाइव वायर कहते हैं, जो हमारे घर में जनरली रेड कलर में ही दिखता है। उसके बाद न्यूट्रल वायर होता है जो ब्लैक कलर में दिखता है। लाइव वायर हमेशा पॉजिटिव वायर कहा जाता है इसको, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी आती है। वो रेड इन कलर, जनरली रेड कलर में बनाया जाता है उसको, और न्यूट्रल वायर नेगेटिव वायर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वो ब्लैक होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रेड से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और ब्लैक से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक वाले नेगेटिव हैं तो इसमें करंट नहीं लग सकता, इसमें भी करंट लगता है। ठीक है, तो ये ब्लैक कोडिंग होता है और ये रेड कोडिंग होता है। लाइव वायर को हम लोग कोड करते हैं रेड से, और न्यूट्रल वायर को करते हैं, कहने के लिए सिर्फ न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, इसमें भी झटका लग सकता है, इससे भी करंट लग सकती है। ये ब्लैक कोडिंग होता है, नेगेटिव वायर कहा जाता है। तीसरा होता है अर्थ वायर। ये अर्थिंग देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, वो लगभग ग्रीन कलर में दिखाया जाता है। तो न्यूट्रल वायर का काम है, लाइव वायर से करंट आएगी, पहले फ्यूज़ में करंट पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? हमारे घर में फ्यूज़ लगे रहते हैं, जहाँ हम सप्लाई ला के पहली बार घर में जहाँ रखे हैं वहाँ फ्यूज़ लगा होगा, फ्यूज़ में जाएगी, फ्यूज़ से फिर मीटर में जाती है, मीटर से एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहता है जहाँ से हर एक मतलब घर में जितने भी कमरे हों या जहाँ जहाँ बोर्ड लगा के आप रखे हों, जहाँ जहाँ किसी चीज़ की सॉकेट या स्विच लगा के रखे हैं, तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही करंट पहुँचती है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहता है, मान के चलिए किसी भी घर की लाइट को कट करना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से उस घर की लाइट को आप कट कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा रहता है। ठीक है, फिर उसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अलग अलग कमरे में बोर्ड रहता है, एक अलग अलग बोर्ड रहता है, सॉकेट रहता है, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, अप्लायंसेस को चलाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई आप एक ऐसा अप्लायंसेस चला रहे हैं जो मेटालिक बॉडी का है, जैसे कि हो गया आपको फ्रीज हो गया, उसके बाद टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, यही सब मेटालिक बॉडी का यदि आप चला रहे हो तो उसमें क्या होता है, कई बार करंट लीक कर जाता है। बहुत 5 साल 10 साल से यदि हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है लीकिंग के केस में, कभी भी यदि करंट लीक कर रहा होता है तो लीकिंग के केस में क्या होता है, मेटालिक बॉडी के बने होने के कारण उस पर करंट डेवलप हो जाता है। जैसे ही करंट आता है तो उसके संपर्क में किसी व्यक्ति को आने पर झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है, जिसके कारण उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थ वायर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अर्थ वायर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई फ्रिज कनेक्टेड था और वो किसी कारणवश लीक कर रहा था करंट वहाँ से, तो वो आपको आहत न करके, आपको शॉक न लगा के क्या करता हो, वो उस मेटालिक बॉडी में एक कनेक्टेड रहता है तार, जिसको हम लोग अर्थ वायरिंग कहते हैं, वो जाके सीधा अर्थ में पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये था हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सॉकेट कि सॉकेट क्या होता है। ये आपने बोर्ड में देखे होंगे, ऐसे 3 छेद वाला सॉकेट होता है जिसको इलेक्ट्रिकल सॉकेट कहते हैं। वो सॉकेट 15 एम्पियर वाला भी हो सकता है, 5 एम्पियर वाला भी हो सकता है। 2 प्रकार का सॉकेट पाया जाता है, 15 एम्पियर और 5 एम्पियर। 15 एम्पियर हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस को जोड़ने के लिए, जैसे कि एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आयरन हो गया, इस सब को जोड़ने के लिए जो हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस है उनको जोड़ने के लिए 15 एम्पियर वाले सॉकेट में जोड़ते हैं। और जो कम पावर रेटिंग वाला है, लो पावर रेटिंग है, उसको जैसे कि हो गया चार्जर, टीवी या और कोई भी अप्लायंसेस, बल्ब जो जलाते हैं हम लोग, तो वो
5 एम्पियर वाला पावर सॉकेट 5 एम्पियर वाले सॉकेट पर जलाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा रेटिंग वाला है, जिसका पावर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम लोग लगाते हैं 15 एम्पियर वाले सॉकेट में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, जिसमें पहला है ओवरलोडिंग। कि ये ओवरलोडिंग क्या होता है, लिखा हुआ है ओवरलोडिंग में कि इट मीन्स एन इलेक्ट्रिक current flow in a circuit, it become more than the capacity of the component in the circuit। यानी हमारे सर्किट में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जो भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, उनके कैपेसिटी के बाहर यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, उसमें किसी के औकात के बाहर यदि कुछ भी हो जाए तो उनको बचता नहीं है वो। उसी तरह जब हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के थ्रू या सर्किट के थ्रू उनके कैपेसिटी से ज़्यादा करंट फ्लो करने लगे तो वो क्या करता है, जब ऐसा करंट पास करने लगता है टू मच, तो वो ऑकर्स हो जाता है उसमें ओवरलोड। उस सर्किट में क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। ढेर सारा करंट क्या करना होता है, पास करवाना होता है, जिसके कारण उसमें रेसिस्ट करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। रेसिस्ट करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। इधर से बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है तो ये तो रोकने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी, इनकी जो कैपेसिटी है या इनकी जो चाहत है वो तो है रोकने की। तो इधर से करंट जाएगी तो ये चाहेगा रोकने के लिए, और जितना करंट जाएगा उतना को चाहेगा रोकने के लिए। तो इसको रोकने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जब आप जानते इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े थे कि रेसिस्टेंस बढ़ता है तो हीट भी बढ़ता है, रेसिस्टेंस के साथ हीट भी बढ़ता है। तो जितना ये रेसिस्ट करेगा उतना क्या होगा, उसमें हीट उत्पन्न होगा। जैसे ही हीट उत्पन्न होगा तो हो सकता है कि आग लग जाए और सर्किट क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो वो होता हमारा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के कारण घर में कई बार आग भी लग जाता है। तो ओवरलोडिंग से बचने का ढेर सारा उपाय है। देखिए क्या उपाय है। क्वेश्चन पूछेगा हाउ टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग, तो इसमें हम कहेंगे, फर्स्ट कहेंगे कि द फ्यूज शुड बी कनेक्टेड। फ्यूज जुड़ा होना चाहिए। हमारे घरों में क्या जुड़ा होना चाहिए, फ्यूज जुड़ा होना चाहिए। मान के चलिए पीछे से ज़्यादा करंट आया और यहाँ फ्यूज लगा था, तो फ्यूज सबसे पहले ब्रेक हो जाता। क्या ज़रूरी था अंदर जाने का करंट को, अंदर करंट जाता ही नहीं, जिसके कारण ये फ्यूज मेल्ट कर जाता है। जैसे ही ज़्यादा करंट आएगा फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, करंट आगे जा ही नहीं पाएगा, हमारे घर के अप्लायंसेस फूकने से बच जाएगा। ठीक है, तो फ्यूज लगाना ज़रूरी है, मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है सर्किट में। शुड नॉट कनेक्टेड टू मेनी अप्लायंसेस इन अ सिंगल सॉकेट। हम लोग क्या करते हैं, एक ही सिंगल सॉकेट दिया गया है, एक ही सॉकेट में 2-4 चीज़ों को जोड़ लेते हैं। चार्जर भी लगा दिए हैं, अंदर से बल्ब का भी स्विच उसी से है, फिर पंखा का भी स्विच उसी से है। एक ही मतलब स्विच से, एक ही सॉकेट से ढेर सारा अप्लायंसेस चला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मेनी अप्लायंसेस चलाने के बाद उसमें समस्या आ जाएगी। हो सकता है ओवरलोड बढ़ जाए, क्योंकि एक ही सर्किट को क्या करना पड़ रहा है, लोड उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण वो हो सकता है रेसिस्ट ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग या ब्रेकिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है, आग भी लग सकती है। ठीक है, तो एक ही सॉकेट में एक से ज़्यादा अप्लायंसेस नहीं कनेक्ट करना चाहिए। दूसरा है कि प्रॉपर अर्थिंग ऑफ द ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमारे घरों में ये ज़रूरी है कि हर एक अप्लायंसेस के लिए क्या होना चाहिए, अर्थिंग होना ज़रूरी है। अर्थिंग मस्ट बी नेसेसरी। एवॉइडिंग यूजिंग हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस डेली। हम लोग को एवॉइड करना चाहिए हाई रेटिंग अप्लायंसेस जो भी हैं वो रोज़ इस्तेमाल करने से। मान के चलिए आप कहीं गीजर भी चला दिए हो, फ्रिज भी चला दिए हो, फिर वॉशिंग मशीन भी चला लिए हो, एसी भी चला लिए हो, तो एक ही साथ, एक तो रोज़ाना ऐसा कर रहे हो और एक ही साथ सारा का सारा चला रहे हो, भले अलग अलग सॉकेट से चला रहे लेकिन चला तो रहे हो, तो क्या कर जाएगा, वो करने से अवॉइड करना है, आपको बचना है। ऐसा करेंगे तो हो सकता है ओवरलोड बढ़े, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की मांग होगी, करंट की मांग होगी, ज़्यादा होगा, तो जिसके कारण जो तार इस्तेमाल करे होंगे आप उसमें लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा तो रेसिस्ट करने की क्षमता उसको ज़्यादा मिल जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिस्ट करना चाहेगा, और रेसिस्ट करना चाहेगा तो वो गर्म भी होगा, गर्म होगा तो ब्रेक करके आग लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद आता है शॉर्ट सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट सर्किट हमारे एग्जाम के पर्पज़ से। ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखिए हम लोग शॉर्ट सर्किट को समझते हैं। मान लीजिए ये कोई वायर है, हमने चार्जर का पिन, चार्जर का केबल लिया है, ये चार्जर केबल है, ठीक है। ये देखिए अपने इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की पाथ है वो कितनी लंबी है, ठीक है। अभी लंबी पाथ है तो करंट को फ्लो होने में इतने दूर का रेसिस्ट झेलना पड़ता होगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा रेसिस्टेंस इसको क्या करनी पड़ती होगी, झेलनी पड़ती होगी। इसके पाथ को हम कम कर देते हैं,
इसके पाथ को क्या कर दिए, कम कर दिए। अब इसके पाथ को इतना बड़ा कर लिए, पहले ज़्यादा था अब इतना बड़ा कर लिए, बस इतना बड़ा पाथ को कर लिए। तो अब करंट चाहेगा कि हम इतना दूर से ही क्या कर जाएं, पास कर जाएं, क्योंकि वो भी शॉर्टकट खोजता है कि ज़्यादा रेसिस्ट ना करना पड़े, ज़्यादा रेसिस्टेंस ना झेलना पड़े, तो वो क्या करेगा, शॉर्टकट खोजेगा। जैसे कोई हम लोग जब कहीं ड्राइव करते हैं और पता चल जाता है कि इस रोड से उस रोड पे जाने का या हमारे मंजिल तक जाने का एक शॉर्टकट तरीका, तो हम लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट चल जाए। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी चाहती है, करंट भी चाहती है शॉर्टकट जाएँ, रेसिस्टेंस ज़्यादा ना झेलना पड़े। तो रेसिस्टेंस ना झेलने के चक्कर में क्या करता है, वो शॉर्टकट ले लेता है। शॉर्टकट जैसे ही ले गया तो इस तार में देखिए फिर से लॉड बढ़ गया, इस तार में क्या हो गया, लॉड बढ़ गया। जैसे ही इस छोटे से तार में लॉड बढ़ा तो कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाएगा और आग लगने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो वही होता है शॉर्ट सर्किट। जब हम लोग ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो अलाउ करता है करंट को ट्रैवल करने में अलोंग अनइनिटेड पाथ, मतलब एक छोटे से छोटे पाथ में वो ट्रैवल करने में क्या कर देता है, उसको मजबूर कर देता है, या ऐसा होता है जिसके कारण उसको लो रेसिस्टेंस झेलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वो कम रेसिस्टेंस झेलना पड़े। इसमें कम रेसिस्टेंस देगी, इसको जितनी लंबा कर देंगे रेसिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा, लेकिन इसको जितना छोटा करेंगे रेसिस्टेंस क्या होगा, उतना घटता चला जाएगा। तो लो रेसिस्टेंस के कारण क्या करता है, वो छोटे से छोटे पाथ को ट्रैवल करना चाहता है, शॉर्टकट लेना चाहता है। जैसे ही वो शॉर्टकट लेगा, इसके रिजल्ट में ये होगा कि ढेर सारा करंट, एक्सेसिव करंट फ्लो होने लगेगा। क्या होने लगेगा, एक्सेसिव करंट फ्लो होने लगेगा, जिसके कारण सर्किट में हो सकती है कि आग लग जाए और ब्रेक भी हो सकता है। आप ही सोचे, इस छोटे से सर्किट से पहले बहुत लंबे थे तो लंबे से जा रहे थे तो इतना दूर का रेसिस्टेंस झेलना पड़ता होगा, थोड़ी रेसिस्टेंस होती है, हर एक जगह रेसिस्ट होना पड़ता होगा, तो ये तार झेल लिया। जैसे ही इसके पाथ को कम कर दिए, जैसे ही इसके पाथ को क्या कर दिए, कम कर दिए, तो अब इतना दूर ही रेसिस्टेंस वो झेलना पड़ेगा, करंट को इतना दूर की ही रेसिस्टेंस क्या करनी पड़ी होगी, झेलनी पड़ी होगी, जिसके कारण ये जो करंट है, ये जो सर्किट है, इस सर्किट पर लोड बढ़ गया होगा। इतना दूर से ही ढेर सारा करंट पास कर रहा है, जिसके कारण उसके कैपेसिटी में एक्सेसिव हो गया होगा, ढेर सारा करंट पास करने लगा होगा, जिसके कारण हो सकता है गर्म होगी और गर्म होकर आग लग सकती है और ब्रेक भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। दोनों में डिफरेंस बताना है कि एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग एसी करंट कहते हैं, इसको एसी कहते हैं, और ये हो गया डीसी। एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है ये बात पता करना है। देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ सेफ टू ट्रांसफ़र लॉन्गर डिस्टेंस। एसी को लंबे लंबे दूरी तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यहाँ तक कि एक सिटी से दूसरे सिटी भी ले जाया जा सकता है बिना उसके पावर को कम ज़्यादा किए हुए। मतलब इसके पावर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यदि लंबे लंबे दूर तक एक सिटी से दूसरे सिटी तक हम लेके चल गए, तो इसके जो पावर होंगे, वोल्टेज होंगे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या है, इट कैन नॉट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता। जितना दूर इसको ले जाएंगे ये अपनी पावर क्या जाएगी, खोते चली जाएगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती है, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकती है। फिर अल्टरनेटिंग करंट में आया है कि इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, वो इंडिया में, ठीक है। अमेरिका सब में वो 60 हर्ट्ज का होता है, लेकिन इंडिया में 50 हर्ट्ज का होता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिजाइनिंग की बात है। ये हर्ट्ज का मतलब हम समझाए हैं, हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो, मान लीजिए ये कोई एक ग्राफ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे गया, तो इसको एक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर ऐसे करेगा तो इसको सेकेंड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो एक बार ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ऐसा 50 बार करेगा वो, ठीक है। एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ऐसा होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर ऐसे समझे तो इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ आया, तब इसको एक फ्रीक्वेंसी माना जाएगा। इधर फिर यहाँ, फिर इधर, फिर यहाँ, इसको एक फ्रीक्वेंसी माना जाता है। और 50 फ्रीक्वेंसी में वो 100 बार डायरेक्शन चेंज करता है। कितने बार डायरेक्शन चेंज करता है, 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करता है। देखिए आप, ऐसा 1 2 3 4, जब 2 बार में 4 बार किया तो सोच सकते हैं आप 50 बार में कितना करेगा। ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, तो ये करते करते 50 बार क्या कर लेता है वो, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। फिर लिखा हुआ है
कि इट्स फ्रीक्वेंसी इज 0, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, अल्टरनेटिंग करंट में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। उसके बाद है इट्स रिवर्स इट्स डायरेक्शन व्हाइल फ्लोइंग इन अ सर्किट। जब अल्टरनेटिंग करंट अपने सर्किट में फ्लो कर रहा होता, मान लीजिए ये अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने जगह पे पीरियोडिक मोशन कर रहा होता, अपने जगह पे क्या कर रहा होता, पीरियोडिक मोशन कर रहा होता, मतलब आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। मान के चलिए 10 इलेक्ट्रॉन को हम एक साथ देख रहे हैं, ऐसे ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये भी अपने आप में ऐसे ऐसे कर रहा होगा, ये भी अपने आप में ऐसे ऐसे कर रहा होगा, ये भी अपने आप में कर रहा होगा, ये भी अपने आप में कर रहा होगा। और ऐसा देखा जाता, मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इधर गया, दोनों इधर जाएगा, दोनों इधर, दोनों इधर, दोनों इधर, दोनों इधर, ऐसे कर रहा होता है। ठीक है, तो एक साथ दोनों जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस कंडक्टर में, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो एक साथ पीरियोडिक मोशन करते हैं, इधर जाना है तो एक साथ, इधर जाना है तो एक साथ, ऐसे ऐसे करते रहता है। ठीक है, तो वो पीरियोडिक मोशन हो गया। ऐसा होने के कारण वो अपना डायरेक्शन क्या कर रहा होता, बार बार चेंज कर रहा होता, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो ऐसा क्या कर रहा होता, अपना वो डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या है, फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में, डीसी करंट केवल एक ही डायरेक्शन में। मान लीजिए ये कोई करंट डीसी करंट का सर्किट है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे घुसक जाएगा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे गया होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे गया होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना आगे जाएगा तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन वो किसी और के आगे जाएगा, फिर वो वाला इलेक्ट्रॉन किसी और के आगे जाएगा, ऐसे। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपना जगह चेंज कर रहा होता है, वो भी एक ही डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पीरियोडिक मोशन कर रहा होता, अपने जगह पर ही ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहा होता, लेकिन ये खुद आगे चल जाता है, पीछे वाला उनका जगह ले लेता है, फिर उसके पीछे वाले उनके जगह ले लेते हैं, ऐसे कर रहा होता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एसी जनरेटर। एसी करंट जो है वो एसी जनरेटर से जनरेट किया जाता है, और डीसी करंट जो है वो डीसी जनरेटर से जनरेट किया जाता है।